मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो है आप सबको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हमारी ग्रामर की जो सीरीज करंटली अभी चल रही है उस सीरीज में हमारा सेकंड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। बचपन से आप सबने कभी ना कभी टेंसेस को जरूर पढ़ा होगा, पर उस टेंसेस में जो हमें बचपन में स्कूल लाइफ में पढ़ाए गए थे और ये वाले टेंसेस जो हमें पीटी एकेडमिक एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि तब हमें ग्रामर की जो मैकेनिक्स है उसमें ज्यादा उलझना पड़ता था। हमें डेफिनेशंस याद करनी पड़ती थी, हमें टाइप्स याद करने पड़ते थे, हमें एग्जांपल्स याद करने पड़ते थे, एक्सेप्शंस याद करने पड़ते थे। बट लकीली पीटी एकेडमिक के लिए जो ग्रामर आपको चाहिए उसमें इतने पंगे नहीं है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए और वो बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और शुरू करते हैं ग्रामर फॉर पीटी। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूं, दो बातें मैं चाहता हूं कि आप सब प्लीज अपने दिमाग में रखें। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये क्लेम नहीं करता कि मैं 100% सही तरीके से आपको टेंसेस सिखाऊंगा। मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट हर बात जो मैं कहूंगा वो शायद नहीं होगी। आप में से बहुत सारे जिनके पास ऑलरेडी ग्रामर का ज्ञान है वो शायद इस वीडियो के कमेंट में मैसेज करेंगे कि सर आपने ये गलत बताया, आपने वो गलत बताया। बट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको ग्रामर में बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जिन बच्चों को ग्रामर से अभी तक डर लगता है कि पीटी में ग्रामर पता नहीं कितना बड़ा पंगा है, उनके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ग्रामर के कंसेप्ट्स को रखना है। तो जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कुछ चीजों को मैं जानबूझ के उनके नाम बदलता हूं सो दैट आपको थोड़ा समझने में आसान हो। फॉर एग्जांपल, जिन चीजों को मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता हूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो कंडीशनल है या कंपाउंड है। तो मुझे वैसे समझाना आसान लगता है, पिछले 6-7 साल के करियर में बच्चों को वैसे समझना आसान लगता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है या कंडीशनल सेंटेंस है। तो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स जो मैं सिखा रहा हूं, उसमें कुछ गलती नहीं है। हाँ, उनके नाम शायद थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके चक्कर में कहीं अपना कंसेप्ट मत खो देना। सेकंड बात जो मैं चाहता हूं आप ध्यान में रखें वो ये है कि अभी तक जो ग्रामर आपने पहले पढ़ी है, वेदर वो स्कूल लाइफ में थी या यूट्यूब से पढ़ी है, उस ग्रामर का हमारे पीटी एकेडमिक से कनेक्शन है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। तो मैं थोड़े से कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखूंगा सो दैट कि पीटी एकेडमिक के एग्जाम में ये ग्रामर के कंसेप्ट कैसे काम आते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए। आज की इस वीडियो में हम केवल टेंसेस में पास्ट टेंसेस के ऊपर फोकस करेंगे। आप सब जानते हैं 3 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट हम आज केवल पास्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 ग्रामर में वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के ऊपर एक साथ आएगी। तो फिलहाल बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले ये सीखना है कि टेंसेस जरूरी क्यों है, किस तरह से टेंसेस हमारे काम आते हैं, क्या वास्तव में टेंसेस की जरूरत भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू में ऐसे मेरा मन कर गया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। सेकंड, कॉमन पास्ट टेंसेस विद यूजर्स, कौन कौन से कॉमन ऐसे टेंसेस है जो बार बार आपके काम आते हैं और उनका इस्तेमाल कहां पर कैसे होता है। तीसरा, टेंसेस का इंप्लीमेंटेशन पीटी एकेडमिक में कैसे करना है। और चौथा, ग्रामर के कुछ रूल्स हैं। अगर आपने हमारी करंट रीडिंग सीरीज की वीडियोस को देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्रामर से काफी सारे टेंसेस और अलग अलग कंसेप्ट के रूल हमारे सामने आते हैं। तो मेक श्योर कि वो जो रूल्स हैं उनको ग्रामर के साथ कनेक्ट करके पढ़ें। सिर्फ रूल को रटने से बहुत बेहतर है कि आप रूल के पीछे की ग्रामर को समझें, तो उससे थोड़ा सा आपके लिए भी आसान रहता है और मेरे लिए पढ़ाना भी आसान रहता है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी और क्या कुछ है हमारे पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है व्हाई टेंसेस आर नीडेड। हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि टेंसेस की हमें जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले तो देखिए ये समझे कि जितनी भी इंग्लिश हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, उस इंग्लिश का मेजोरिटी टेंसेस से निकल के आता है। 3 तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में पाए जाते हैं, टेंसेस, मोडाल एंड वियर्ड सेंटेंसेस। और टेंसेस उनमें से अराउंड 92-94% ऑफ सेंटेंसेस को कवर करते हैं। अब अगर आपके सामने रीडिंग का फिल इन द ब्लैंक है और अगर आपको उसमें ये पता है कि ये कौन से टेंस से रिलेट कर रहा है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है उसकी मीनिंग को समझना। और अगर आपको मीनिंग समझ आ गया तो मेरे ख्याल से रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, चाहे वो रीडिंग एंड राइटिंग है, चाहे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक है, सिमिलरली लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक भी, तो ये बेहद आसान हो जाता है। तो बिना मीनिंग समझे और मीनिंग समझने के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और आप बेहद आसानी से अपने क्वेश्चंस को अचीव कर पा रहे हैं, अपना स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। तो टेंसेस इसलिए जरूरी है। सेकेंडली, टेंसेस आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं। जब आप स्पोकन में बात करें, स्पीकिंग में बात करें,
तो टेंसेस आपको ये बताते हैं कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, चाहे वो डिस्क्राइब इमेज है, चाहे वो रिटन लेक्चर है। और क्योंकि आप उस टेंस में बात करते हैं तो वो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। ये बेसिक जो हम रटते हैं चीजों को, उनको जब समझ के सुलझा के रखा जाएगा तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा आसानी से आप उनको यूज कर पाएंगे और ज्यादा इफेक्टिवली आप उनको यूज कर पाएंगे। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बच्चों को ये समझाता हूं कि आप ऐसा समझे कि आपको एक बैग के अंदर कपड़े पैक करने हैं और आप दो तरह से कपड़े पैक करते हैं। एक तरीका जिसमें आप कपड़ों को सलीके से रखते हैं, पूरी तरह से उनको फोल्ड करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से, और एक तरीके में आप कपड़े बस उठा के फेंकते जा रहे हैं। तो यू विल सी कि इस सेकंड तरीके से ज्यादा कपड़े आप उसमें नहीं संभाल पाएंगे, और सेकंडली जब आपको कपड़े यूज करने पड़ेंगे तो आपको कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा भी नहीं। सो सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी जितने भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं, अगर आप उनको सलीके से फोल्ड करके अच्छे से समझते हुए रखेंगे तो आपके काम भी आएंगे वो, और साथ में हम ज्यादा चीजों को उसमें पैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ जो रूल है उनको रटने की तरह से उनको सिर्फ अपने दिमाग में फेंकते जाएंगे तो शायद जब वक्त आएगा, शायद जब मौका आएगा, तब आप उन रूल्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना, साथ में समझते रहना, पेपर पेन पास में रखना और नोट्स बनाते रहना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, टेंसेस होते क्या हैं। तो बेसिकली ये 4 टेंसेस हैं, और 3 टेंसेस हैं और उसके 4 फॉर्मेट हैं। तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पीसी, प्रियंका चोपड़ा, यस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नंबर 4 पे आता है। और हर टेंस में देखो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के 4-4 फॉर्मेट है, तो टोटल हमारे पास कुल मिला के 12 फॉर्मेट्स बन जाते हैं। अब ये जो 12 के 12 टेंसेस हैं, हमें पीटी एकेडमिक एग्जाम को क्लियर करने के लिए सारे टेंसेस को पढ़ना जरूरी नहीं है। मेरा अंदाजा है कि इन 12 में से अगर आप मेन 6 टेंसेस को अच्छे से याद रखें तो आपका पीटी एकेडमिक में मोर देन 95% काम चल सकता है। तो ये 6 टेंसेस कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तीनों सिंपल टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ये तीनों टेंसेस बेहद ज्यादा काम के हैं। इसके अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट भी बेहद काम के हैं, और वंस इन अ व्हाइल पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपके काम आ जाता है। तो अगर आपको ये 6 टेंसेस अच्छे से आते हैं तो आई थिंक कि आप मोर देन इनफ, आपको पता है पीटी एकेडमिक को पास करने के लिए जितना नॉलेज आपको चाहिए उससे ज्यादा आपको पता है। हालांकि हम सारे टेंसेस को पढ़ेंगे आज के सेशन में। हम पास्ट टेंसेस जितने भी हैं, सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये चारों टेंसेस को हम आज की क्लास में खत्म करेंगे। बाकी जितने भी टेंसेस बचे हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तो फिलहाल एक बार बिना कोई समय गवाए चलिए आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं पास्ट टेंसेस की, लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी है कि हम 2 तरह के सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है उसको समझें। तो देखिए, इंग्लिश में 2 तरह के सेंटेंसेस है। किसी भी टेंस की आप बात करें तो उसमें 2 तरह के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। एक होता है एक्टिव सेंटेंसेस एंड सेकंड होते हैं जिनको हम कहते हैं अपने पैसिव सेंटेंसेस। अब दोनों में मेजर फर्क क्या है? देखिए, हर सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस जो कि आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, इसके बिल्कुल बाद मैंने ये भी लिख रखा है। पिछली वीडियो में जो हमारी ग्रामर की थी उसमें मैंने ये डिफरेंस आपको बताया था, लेकिन अगर आपको वो नहीं देखा आपने वीडियो तो मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दोबारा से इसका दे देता हूं। हर सेंटेंस में इंग्लिश में एक वर्ब होती है और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना सकते। इस वर्ब से अगर आप सवाल पूछें कि ये जो वर्ब वाला काम है वो कौन करता है या फिर वो काम किसने किया था, तो इन दोनों में से जिस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा वो जो जवाब है उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस आया कि राम हैज रिटन ए लेटर। राम ने एक लेटर लिखा है, और मैं आपसे पूछूं कि लेटर किसने लिखा है। देखिए, वर्ब क्या है? रिटन, लिखना। तो वो किसने लिखा है, तो किसने का जवाब कौन आएगा? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं वर्ब से सवाल पूछूं क्या और किसको, तो इन दोनों सवालों का जवाब जो है, दोनों में से किसी एक सवाल का जवाब आपको मिलता है, और वो जो जवाब मिलता है उस जवाब को हम कहते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना बेहद जरूरी होता है एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में डिफरेंस को समझने के लिए। एक्टिव सेंटेंस हम अक्सर तब लिखते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट की वेटेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बेहद ज्यादा होती है। तो मतलब हमें सब्जेक्ट को नॉर्मली सेंटेंसेस के शुरू में रखना होता है। पैसिव सेंटेंस ऑन द अदर हैंड तब लिखे जाते हैं जब या तो हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है या फिर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट से बेहद कम होती है। मतलब ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो हमें पैसिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा पर्स चोरी हो गया। चोरी होने को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। अब आप मुझसे पूछे कि वो कौन था जिसने चोरी किया है, किसने चोरी किया, तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे पास क्या चोरी हुआ, तो क्या का जवाब मेरे पास बिल्कुल है पर्स, या जिसको मैं इंग्लिश में वॉलेट कह सकता हूं। अब इस केस में मेरे पास किसने चोरी किया इसका नाम तो पता नहीं, अगर पता होता तो मैं डेफिनेटली जाकर इसको पकड़ लेता, लेकिन क्या चोरी हुआ वो मुझे पता है, तो मैं ऐसे में इसका पैसिव सेंटेंस बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। या जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो देखी और आपको वीडियो बनाने वाले का नाम नहीं पता, और आप कहें कि एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई थी, तो किसने बनाई नहीं पता, लेकिन क्या बनाया था तो वो हमें पता है कि वीडियो बनाई गई थी। तो ये जो वीडियो बनाई गई थी, ये वीडियो का नाम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसको हम सबसे शुरू में रखेंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट शुरू में आता है उन सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं। नाउ कुछ खासियतें हैं पैसिव सेंटेंस की जो कि हमें पूरे टेंसेस के दौरान याद रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखें कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप किसी भी टेंसेस का पैसिव सेंटेंस उठाएं, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। सेकंड ये ध्यान रखें कि एक्टिव में और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी डिफरेंट आती है। तो जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव में आएगी, सेम आएगी, ऐसा कभी नहीं होता। यू विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंज आपको करना पड़ेगा। और आपको 12 के 12 टेंसेस, या 12 नहीं भी याद रखने तो कम से कम ये जो 6 इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं, इन सारे टेंसेस में आप ये ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब पैसिव में कौन सी है। हर वो बच्चा जिसको एक्टिव और पैसिव की स्ट्रक्चर इन 6 टेंसेस के लिए पता है, वो समझ सकता है कि उसको टेंसेस का सब ज्ञान है, उसको कुछ और नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल एक बार आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्टिव और पैसिव, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक्टिव वो है जिनमें सब्जेक्ट शुरू में आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, हेल्पिंग मेन वर्ब अपनी जगह पे और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं और टेंसेस को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस है जिसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव की स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे लास्ट में रूल्स जो हमारे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में या लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में हमारे काम आएंगे, वो रूल हम कौन से रूल इस टेंस से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल पास्ट सिंपल टेंस। आज से पहले, अभी जैसे मान लीजिए जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, अगस्त मंथ खत्म हो रहा है और अगस्त 2023 चल रहा है। मान लीजिए आज 30 अगस्त 2023 है, तो 30 अगस्त 2023 दोपहर का समय है, अराउंड 4 साढ़े 4 का। तो 4:30 बजे से पहले पहले जो भी जिंदगी में या इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ बताने के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ पास्ट की एक एक्टिविटी। ये ध्यान रखें कि पास्ट की एक्टिविटी का मतलब आज से 500 साल पुरानी एक्टिविटी भी हो सकती है और आज से 5 मिनट पुरानी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई स्टार्टेड दिस वीडियो, तो ये अभी 15 मिनट पहले हुआ। और सेकंड मैंने कहा कि आई टुक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट, तो मैंने जब एडमिशन लिया तो उस बात को 7 साल हो चुके हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों को लिखने के लिए जो टेंस आ रहा है वो सेम टेंस आ रहा है। सो आप ये कह सकते हैं, किसी बड़े अच्छे फेमस राइटर ने कभी एक बात कही थी कि पास्ट के ये सारे टेंसेस, जो 4 टेंसेस हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल, इन चारों टेंसेस को हटा के ना सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस रहने देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस इनफ होता है पास्ट की हर एक्टिविटी के बारे में ज्ञान बांटने के लिए। सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ प्रेजेंट से पहले हुआ उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस आता है। आप यकीन माने कि आपकी पीटी एकेडमिक एग्जाम में अगर आप 100 सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उन 100 में से ना करते भी 90 सेंटेंसेस आपको इस टेंस के मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करते हैं। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसी वजह से इस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की जो कमी है वो कमी हमें यहाँ पे क्लियरली दिखेगी। हालांकि देखिए पैसिव में ऐसा नहीं है, पैसिव में हमारे पास फिर हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बाद आप देखें वॉज और वर हमारे पास लिखा हुआ है। तो पहले मैं एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव में सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई दिख जाएगी। अब देखिए अपने रीडिंग की जो वीडियो है, लास्ट वीडियो अगर आपने रीडिंग की ध्यान से देखी हो तो उसमें एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि नाउन के बाद अगर ब्लैंक आ जाए तो उसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी पड़ सकती है, या अगर बात प्रेजेंट की हो तो वर्ब की पहली और वर्ब की 5वीं फॉर्म फिल होगी। तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, प्लीज वो वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो नाउन के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो मैंने ये बताया था अगर पास्ट में सेंटेंस है ना तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब मैंने वो क्यों कहा था वो अब आपको समझ आएगा। अगर नाउन के बाद सीधी वर्ब आ रही है,
देखिए पीटी एकेडमिक में हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं पूछा जाता, तो नाउन के बाद ब्लैंक है, दैट मींस कि पक्का वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां पे आएगी। गिवन दैट कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस से है, मतलब पास्ट से है कहीं ना कहीं। तो बड़ा सिंपल जो रूल मैंने बनाए हैं, वो रूल ऐसा नहीं कि मुझे सपना आता है, वो रूल सारे इन्हीं टेंसेस से निकाले गए हैं। तो इन टेंसेस को ध्यान से समझो और आपको सारे रूल समझ आएंगे। रूल आगे मैंने लिखे भी हुए हैं, देखिए ये जो रूल था, नाउन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये रूल नंबर 3 आपको वीडियो में मैंने बताया था। और ये बात कब होती है, जब हम सारा सेंटेंस कौन से टेंस में देखते हैं, पास्ट में। अगर आप इसके पैसिव को देखें तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ब को लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और सब्जेक्ट से पहले हमेशा पैसिव में बाय लिखा जाता है। तो ये बाय सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट शुरू में आया तो एक्टिव, सब्जेक्ट अगर लास्ट में आया तो पैसिव। अब इसमें एक बात मैं और क्लियर कर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कई बार ऐसा आपके साथ हो सकता है कि सब्जेक्ट आपके पास नहीं होता, सब्जेक्ट गिवन नहीं होता किसी सेंटेंसेस में, तो इन दैट केस हमें वहां पे सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं भी लिखें तब भी आपका सेंटेंस पैसिव सेंटेंस बनता है। तो जैसे मैंने कहा था, माय वॉलेट, मेरा पर्स, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, तो माय वॉलेट वॉज स्टोलन अगर मैं बोलूं, तो देखिए अब ये लिखना, माय वॉलेट मैं लिख देता हूं, वॉज स्टोलन, स्टोलन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो अब यहां सॉरी थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद ये लिखना बाय समवन, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि पर्स चोरी किसी ने तो किया होगा। तो इसके सामने बाय समवन कई बार बच्चे लिख देते हैं, नॉट नीडेड, अगर लिखा तो गलत भी नहीं है, बट इट्स नॉट नीडेड, आप इसकी आवश्यकता नहीं, ना भी लिखें तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट था। कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल आप देख लें तो शायद ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। एग्जांपल चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में देखिए, रमेश किल्ड द टाइगर। तो यहाँ पे देखिए रमेश एक सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये बात पास्ट में है तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। मुकेश सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, यहां अब देखिए आगे पैसिव लिखे हुए हैं, रानी वॉज टॉर्चर्ड बाय द कन्विक्ट्स, रानी को टॉर्चर किया गया। देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो तुरंत समझ जाना, कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, वॉज के बाद आईएनजी भी आता है और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म भी आता है। तो जब थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिव है, इतना ध्यान रखना। किसका पैसिव है, पास्ट सिंपल टेंस का। और जब आईएनजी आए, वो अभी आएगा टेंस, उसका नाम होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये एक्टिव होगा, और ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मतलब है रानी को टॉर्चर किया गया था। याद रखें ऑब्जेक्ट होता है किसको, तो किसको टॉर्चर किया गया था, रानी को टॉर्चर किया गया था। और अगर यहाँ पे रानी वॉज नहीं लिखा होता, सीधा लिखा था रानी टॉर्चर्ड, और बाय भी नहीं लिखा था, रानी टॉर्चर्ड द कन्विक्ट्स, तो इसका मतलब होता रानी ने टॉर्चर किया, किसको टॉर्चर किया, कन्विक्ट को। और रानी वॉज टॉर्चर्ड, अब रानी ऑब्जेक्ट हो गया तो रानी को टॉर्चर किया गया, और किसने टॉर्चर किया था, कन्विक्ट ने टॉर्चर किया था। तो आई होप आपको एक्टिव पैसिव का ये मायाजाल समझ आया होगा। समझने के लिए एग्जांपल ये काफी अच्छा था, ये वॉज आ गया और उसके बाद थर्ड फॉर्म आई, तो समझ लेना कि ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया था वो शुरू में रखा जाएगा। और अगर वॉज के पहले वॉज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब शुरू में सब्जेक्ट ही रखा हुआ है, दैट मींस कि वो हमारा एक्टिव सेंटेंस है। फिलहाल लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द रूल्स वर ब्रोकन लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो रूल्स वर ब्रोकन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव है, वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, लेकिन यहाँ पे देखो बाय सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं आया बाय सब्जेक्ट, इसमें कोई पंगा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि बाय पैसिव बाय सब्जेक्ट आपको हर बार लिखना पड़ेगा। ये था हमारा पास्ट सिंपल टेंस। एक बार मैं सब कुछ दोबारा से रिवाइज करवा दूं, पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कब होता है। पास्ट सिंपल टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसा बताना है जो कभी पास्ट में कभी जिंदगी में हुआ था। हम उसको बताने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है और वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। इससे दो रूल निकल के आते हैं। पहला रूल है नाउन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड रूल, अगर वॉज वर्ब के बाद ब्लैंक आए तो मैंने आपको बताया था यहाँ तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म की जगह यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको क्लियरली लिखी हुई दिख जाएगी। तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था कुछ दिन पहले, वॉज वर्ब के बाद अगर ब्लैंक आए और दूसरी तरफ बाय लिखा हो तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। अब आपको समझ आ रहा होगा बाय लिखा हो तो मतलब ये क्या, देखो वॉज वर्ब के बाद और दूसरी तरफ बाय लिखा हो
तो बीच में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेंसेस से ही सारे रूल निकले हैं, कुछ भी रूल मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, बस टेंसेस को अच्छे से स्टडी करके सारे रूल बना दिए गए। जरा थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं कब काम आता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी दिखाने के लिए काम करता है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब पास्ट में किसी समय की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अभी हम सब करंटली 2023 में रह रहे हैं, ये मान लो टाइमलाइन है, यहाँ पे 2023 है। आप आज से 10 साल पहले 2013 की बात करें तो 2013 में कुछ काम ऐसे होंगे जो चल रहे थे, मतलब जो 2011 से शायद शुरू हुए और 2015 तक चले होंगे। तो ये जो एक्टिविटीज उस समय पर चल रही थी, कंटिन्यूअस थी, उन एक्टिविटीज को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में किसी गिवन टाइम पर अगर कोई एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी तो उसको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि जब मैं पिछले साल मासी जी के घर गया था तो वहां पे उनका घर बन रहा था, उस समय पर घर बन रहा था, अभी पता नहीं बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद अब देखिए अब की बार फिर वॉज वर आ रहा है, लेकिन अब की बार ये एक्टिव में है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो सिंपली ध्यान रखने वाली बात है, अगर वॉज वर आया तो उसके बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है और या आईएनजी आती है। आईएनजी आए तो मतलब ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था, और थर्ड फॉर्म आए इसका मतलब पास्ट में कोई काम हुआ था, ये पैसिव सेंटेंस है। चले आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव में वंस अगेन वही खेल है। देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, हर पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, हर पैसिव में सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले बाय आएगा, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दुनिया के हर पैसिव में ये स्ट्रक्चर कॉमन है, बस केवल क्या बदलता है, हेल्पिंग वर्ब। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, बाकी ये फिट है, ये फिक्स है, पहले से ऐसे ही होता है। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब जो है, देखिए पिछली बार क्या आई थी, तो वॉज वर आई थी, लेकिन अब की बार क्योंकि एक्टिव में वॉज वर आ गया तो पैसिव में वॉज वर के साथ अब की बार बीइंग लग जाता है, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो सिंपली वॉज वर के बाद बीइंग आ गया, तो बीइंग के बाद आपको क्या लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी केवल प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं और आपके सामने रख देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। आप देखें सेंटेंस नंबर 1, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज ग्रोइंग ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के दौरान भारत की इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही थी, वाज ग्रोइंग, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है। द ग्रुप वाज सेलिब्रेटिंग ए बर्थडे। ग्रुप जो है वो कर रहा था सेलिब्रेट, और किसको सेलिब्रेट कर रहा था, एक बर्थडे को। क्या वो अभी कर रहा है, नहीं, पास्ट में कर रहा था। मुकेश वाज टेलिंग ए स्टोरी। मुकेश एक कहानी सुना रहा था। ये सब काम अभी नहीं है, पास्ट में किसी एक टाइम पर ये सारे काम हो रहे थे। द कल्प्रिट वाज बीइंग चेस्ड बाय द पुलिस। जो अपराधी है वो चेज किया जा रहा था, किसके द्वारा। अब देखिए ये पैसिव सेंटेंस है, अपराधी को चेज किया जा रहा था, कल्प्रिट को चेज किया जा रहा था, और कौन चेज कर रहा था, पुलिस चेज कर रही थी। तो यहाँ पे एक्शन करने वाला कौन है, सब्जेक्ट पुलिस, और किसके ऊपर एक्शन, किसको चेज किया जा रहा था, तो कल्प्रिट को। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आया, ये पैसिव सेंटेंस बन गया। आई होप आपको सब ठीक समझ आ रहा होगा। अब देखिए आपके काम के ना केवल ये टेंसेस, आपको ये भी समझना है टेंसेस कहां पे कैसे काम आते हैं, बल्कि आपको ये भी समझना है कि इनके रूल क्या है, इसके लिए कौन सा रूल काम करता है। तो देखिए यहां पे हमने 2 रूल यहां से निकाले हैं। एक रूल है कि वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म कब आती है। तो मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म तब आती है जब कोई प्रीपोजिशन नहीं दे रखा हो। तो देखिए ये सब रूल जो है ये इस एक्टिव स्ट्रक्चर से निकल के आया है। एक्टिव में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है अच्छे से, तो कि वॉज वर्ब के बाद अगर सीधा ऑब्जेक्ट लिखा जाए, ऑब्जेक्ट का मतलब प्रीपोजिशन नहीं होता, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो यहाँ पे पक्का वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा, मुझे पता था कि ऑब्जेक्ट में कभी प्रीपोजिशन नहीं आता, तो मैंने बता दिया कि अगर कभी प्रीपोजिशन ना दे रखा हो तो वॉज वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दो, आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट, पैसिव सेंटेंस से भी एक रूल निकल के आया, बीइंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये रूल आपको बताया गया होगा शायद लास्ट क्लास में। बीइंग के बाद हमेशा, लास्ट क्लास जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा हूं। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में वर्ब की एक क्लास हुई थी कुछ दिन पहले अभी, तो वो क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो क्लास में ये सब आपको सिखाया गया था। तीसरा टेंस जो होते हैं, तीसरे टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट में किसी एक टाइम तक कोई काम फिनिश हो गया था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से टाइमलाइन बनाता हूं। ये 2023 है, पास्ट का कोई साल उठा लो 2017,
इससे पहले काम फिनिश हो गया था 2012, 13, 14, 15 में, तो अपने उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से। जैसे मैंने अभी मेरी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई थी, और मैं बात करूं कि मैंने 2018 में एक एक्शन उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट किया, सो आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने किया उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो माय ग्रेजुएशन हैड फिनिश्ड, कुछ ऐसा मैं यूज करूंगा। स्ट्रक्चर आपके सामने अभी आ जाएगी, देखो हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन खत्म हुआ था? सब्जेक्ट। कौन खत्म हुआ था? माय ग्रेजुएशन हैड फिनिश्ड। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि किसके द्वारा हुआ था, बिफोर आई ज्वाइंड ऑक्सफोर्ड, कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए पास्ट में फिनिश्ड एक्टिविटी बताने के लिए होता है, इसमें हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। रूल बड़ा सिंपल सा है, मैंने पहले बता रखा था, इधर रूल लिखे हुए हैं। ये बड़ा सिंपल टेंस है, ज्यादा पंगा नहीं है इसमें, लोचा नहीं है कुछ भी। पैसिव में बस इतना ध्यान रखें कि हैड तो आएगा, लेकिन साथ में पैसिव में बीन भी ऐड हो जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्टिव और पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिफरेंट होती हैं। और पैसिव में एक और बात मैंने बताई थी कि ये स्ट्रक्चर फिक्स है, सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट आता है, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आता है, उससे पहले बाय आता है, उससे पहले थर्ड फॉर्म आती है। बस केवल एक चीज बदलती है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। इस केस में हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना। अब आ जाओ रूल के ऊपर, तो रूल में हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और अगर पैसिव आया तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन बीन के बाद एक और चीज आ सकती है, वो है बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये आईएनजी फॉर्म वाला कंसेप्ट अभी अगले टेंस में क्लियर होगा, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लो। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया हैड ड्रॉप्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले भारत की इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई थी? ड्रॉप हो गई थी। तो देखो कौन ड्रॉप हुआ था? इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और ये आगे सब्जेक्ट किसने ड्रॉप की थी? तो ये लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं, सॉरी क्या और किसको, ये लिखने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मुकेश ने फिनिश कर दिया था पिज्जा, मुकेश हैड फिनिश्ड। किसने फिनिश किया था? सब्जेक्ट कौन है? मुकेश। मुकेश ने क्या फिनिश किया था? पिज्जा। पिज्जा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो देखिए वही रूल बार बार काम आ रहा है, शुरू में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बिफोर आई रीच्ड देयर, इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, मुकेश ने पिज्जा खत्म। द आंसर हैड बीन रेज्ड। अब देखिए ये पैसिव हो गया, द आंसर हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। आंसर इरेज हो चुके थे, किसने किए थे मुझे नहीं पता, मैं लिख सकता था द आंसर्स हैड बीन इरेज्ड बाय द टीचर व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं वहां पे पहुंचा तो टीचर ने आंसर इरेज कर दिए थे। पर मुझे अगर लगा कि मेन इंपॉर्टेंस आंसर्स को देनी है, टीचर को नहीं देनी है, टीचर की बात ही नहीं करनी, मकसद मेरा सिर्फ ये बताना कि मेरे जाने से पहले आंसर इरेज हो गए थे, मुझे नहीं पता किसने किए, तो फिर मैं पैसिव लिखूंगा कि द आंसर्स हैड बीन इरेज्ड। सब्जेक्ट करने वाले का मुझे नहीं पता, किसने किया वो काम हमें नहीं पता, सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इसमें सब्जेक्ट मेंशन करें। लास्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट हैड रिसीव्ड देयर प्राइज बिफोर द पीएम अराइव्ड। सो पीएम के आने से पहले, अब देखो इसमें हर बार ऐसा हो रहा है, पास में एक टाइम हो रहा है, पीएम अराइव्ड उससे भी पहले है ना, व्हेन आई वेंट देयर जब मैं वहां पे गया उससे भी पहले ये काम हो गया, बिफोर आई रीच्ड देयर जब मैं वहां पहुंचा उससे भी पहले उसने पिज्जा खा लिया। तो पास्ट के किसी टाइम से भी पहले कोई काम हुआ तो उस काम को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस काम आता है। सबसे आखिरी में सबसे लास्ट टेंस जो हमारे काम आएगा दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बड़ा सिंपल सा टेंस है, मतलब क्या है, कब यूज करते हैं? पास्ट में लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूड एक्टिविटी को बताने के लिए, पिछले काफी लंबे समय से पास्ट में एक एक्टिविटी चल रही थी उसको बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सॉरी। जैसे मालूम मैंने कहा कि जब 2015 में भारत और चाइना का एक मुकाबला हुआ तो उससे पिछले 10 साल पहले से भारत उस मुकाबले के लिए तैयारी कर रहा था। तो पास्ट में कोई काम लंबे समय से चलता आ रहा था, उस काम को बताने के लिए वी यूज दिस टेंस। नाउ स्ट्रक्चर इज सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है, एक्टिव, और देखो ये ऐसे समझना, ये परफेक्ट से इन्होंने हैड ले लिया और कॉन्टिन्यूअस से इन्होंने अपनी मेन वर्ब ले ली। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी। तो यहाँ पे देखो हैड बीन और यहाँ पे क्या आ गया? आईएनजी फॉर्म। तो ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव का। और पैसिव इसका नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, इस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, पता नहीं क्यों नहीं बनता, हमें पंगा नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। द पॉइंट इज पैसिव, इसका एक टेंशन कम हुई, पैसिव नहीं बनता। और इससे हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है, बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आ सकती है। अब देखिए बच्चे अक्सर कहेंगे सर ये क्या पंगा है, बीन के बाद कभी आईएनजी कभी बीन के बाद थर्ड फॉर्म, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो बीन के बाद आपको समझना, अब टेंसेस पढ़ने का ये तो फायदा है, अगर आपको लगे
कि मेरा सब्जेक्ट शुरू में लिखा हुआ है। अब आप सियाने हो चुके हैं ना, सब्जेक्ट शुरू में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मैं एक्टिव सेंटेंस लिखना चाहता हूं। एक्टिव सेंटेंस में बीन इस टेंस में आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म। और अगर आपको लगे कि जी मेरा बीन के बाद ब्लैंक है और मुझे शुरू में ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, काम करने वाला नहीं दिख रहा, काम जिसके ऊपर हुआ है वो दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में है, दैट मीन्स कि मेरा सेंटेंस कैसा हुआ, पैसिव। पैसिव में बीन इस पिछले टेंस में आता है, अगर आपको याद हो तो ये रहा पैसिव में बीन है ना, देखो, तो इसका मतलब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सो मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं चाहता हूं कि आप सब प्लीज अपने दिमाग में रखें, टेंसेस की स्ट्रक्चर को रटने का फायदा नहीं है, इस सारी स्ट्रक्चर को वीडियो के साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखें और साथ ही साथ में अपने दिमाग में ये बैठाते रहा करो कि अच्छा बीन अगर तो आया तो सब्जेक्ट देखना शुरू में लिखा है कि लास्ट में लिखा है, या शुरू में जो पहला नाउन है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह से पहचान लो। आपको पता चला कि सब्जेक्ट शुरू में लिखा हुआ है, अंत में नहीं लिखा हुआ, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिव सेंटेंस है। या आपको ये पता चला कि शुरू में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो समझ लेना कि पैसिव सेंटेंस है। सो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आपको एक्टिव और पैसिव समझ आएगा। तो देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट इज की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, सेकंड की एक्टिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन से पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है बस। तो ये जो स्ट्रक्चर है और प्लस में ये ध्यान रखना कि एक्टिव और पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होती है। दो बातें अगर आपके दिमाग में आप फिट कर लें, तभी मैं देखिए सारे टेंसेस एक साथ नहीं पढ़ा रहा। अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है कि हमें टेंसेस अच्छे से समझ आए, हम ये ध्यान रखें कि कौन सी स्ट्रक्चर है और कैसे वो स्ट्रक्चर काम करती है। तो बेसिकली 4 टेंसेस समरी करते हैं इस पूरे खेल की। दोबारा से चलते हैं स्लाइड की तरफ, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ये देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिलहाल एक बार वापस आते हैं समरी की तरफ आते हैं, और समरी में मुझे लगता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारे पास 4 टेंसेस पास्ट में आते हैं, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों टेंसेस की स्ट्रक्चर हमें क्लियर होनी चाहिए। अब एक कॉलम बनाएंगे एक्टिव का, एक्टिव में अपने दिमाग में सोचते जाना कि सिंपल के एक्टिव में क्या आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर्ब के बाद हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब बात आएगी पैसिव की तो थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा झंझट है, उसको याद रखना पड़ेगा। सो सिंपल में वॉज वर आता है, कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर आएगा लेकिन साथ में बीइंग आएगा, परफेक्ट में हैड बीन आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। तो बेसिकली ये 4 स्ट्रक्चर्स अगर आप अपने दिमाग में रखें, और फिर अब कोशिश ये करो कि गूगल पे ना सर्च करना, बहुत सारी क्विजेस आपको मिल जाएंगी, कंफ्यूजन बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, या पास्ट टेंस कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस क्विज, कुछ ऐसा लिख के सर्च करना। जितनी भी क्विजेस आ रही हैं उन क्विजेस में पार्टिसिपेट करो। इस ज्ञान को, जो ज्ञान आपने इस वीडियो से लिया, इस ज्ञान को ना सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने टेंसेस को पढ़ा और नाउ यू आर साइलेंट, अब आपने कुछ नहीं, अब पेपर में करेंगे सीधा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने टेंसेस अच्छे से नहीं सीखे हैं। और अगर आप टेंसेस को अच्छे से नहीं सीखते हैं तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं चाहता कि पीटी पास नहीं होता, बट आप एक लिमिटेड लेवल तक पहुंच पाएंगे, उससे आगे जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो थोड़ा सा एफर्ट दें, थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, वीडियो को 2 बार देखें, अगर नहीं समझ आया तो मेरे ख्याल से इतना भी कुछ मुश्किल इसमें नहीं था। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग है ये कंसेप्ट और शायद मैं नहीं सीख पाया अभी तक, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी भी पेंडिंग है, तो प्लीज मेक श्योर कि मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम टेंसेस की ना एक और छोटी वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट के टेंसेस की एक छोटी वीडियो बनाई जा सकती है जिसमें सिर्फ पास्ट के सिंगल एक एक करके टेंसेस को ऐड किया जाए, तो 2-2 मिनट की वो वीडियोस आपकी काफी काम आ सकती हैं। स्ट्रक्चर्स को अपने पास हैंडी रखना, नोटबुक में नोट्स बना के रखना, और वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए जिसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।